नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी में टॉप 1000 क्वेश्चंस कर रहे थे और 8 सेट हम लोगों ने कर लिए हैं। ये इसका नवा सेट है। तो आपको अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी में क्वेश्चन नंबर 200 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, 8 सेट में हम लोग 200 प्रश्न कर चुके थे और उसी से आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 में कहा गया है कि शहरी जो विकेंद्रीकरण आयोग था उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये जो शहरी विकेंद्रीकरण आयोग था इसे शाही आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देते रहना। इसे शहरी विकेंद्रीकरण आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे शहरी विकेंद्रीकरण आयोग आप कह लो या शाही आयोग कह लो। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में और 1909 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब शहरी विकेंद्रीकरण आयोग बना था तो इसका अध्यक्ष कौन था। तो मैं सारी जानकारियां आपको एक ही जगह लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लेना या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। शाही विकेंद्रीकरण जो आयोग था इसका अध्यक्ष कौन था। इसका अध्यक्ष था हॉब हाउस। ये बंदा इसका अध्यक्ष था और साथ ही साथ इसमें 5 सदस्य और थे। तो हॉब हाउस और 5 सदस्यों से मिलकर शहरी विकेंद्रीकरण आयोग बना था, जो कि 1907 में बना और 1909 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, तो आपसे गठन पूछा गया है तो हमारा सही उत्तर होगा 1907। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था शहरी विकेंद्रीकरण आयोग का। इसका लक्ष्य था कि विकेंद्रीकरण की नीति के द्वारा जो सरकारी संस्थाएं हैं या सरकारी व्यवस्था को सरल बनाना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य था। तो याद रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 200 का सही उत्तर हो जाएगा 1907। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसमें कह रहा है कि वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था। तो जो वारियम था, वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए 30 वार्डों में बांटा जाता था। गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था। 30। ठीक है, एक जो वार्ड होता था उसमें उस वहां से एक प्रतिनिधि चुना जाता था। ध्यान देते रहना। वारियम को या हम कहें वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए एक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता था। अब मुझे ये बताओ कि टोटल कितने आपके प्रतिनिधि हो गए। भाई, एक वार्ड से एक प्रतिनिधि, तो 30 वार्डों से टोटल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी हो जाएगी। 30। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, टोटल प्रतिनिधि पूछे तब भी 30 है और कितने वार्डों में बांटा जाता था। 30 वार्डों में। और प्रत्येक वार्ड से कितना मेंबर चुन के आता था। वो आता था एक। ठीक है, नेक्स्ट देखो। किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि यदि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। ये विचार किसका था। ये विचार था गांधी जी का। और गांधी जी के कई सारे कोटेशंस हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं कि गांव के विकास के बिना अम, इसका विकास नहीं हो सकता है, मैं भूल रहा हूँ। गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है। ये स्टेटमेंट भी है गांधी जी का। ठीक है, मैं आपको पीछे वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हो। आंसर हो जाएगा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 204। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये हट जाओ। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है, यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो एक बंदा था लॉर्ड रिपन। नाम सुना होगा आपने। इसे ही कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता। ठीक है, और ये जो स्थानीय स्वशासन के लिए ये जो मैग्ना कार्टा है, इसी मैग्ना कार्टा में स्थानीय स्वशासन के लिए किसका गठन किया गया था जिला बोर्ड का गठन। जिला बोर्ड का गठन किया गया था। साथ ही साथ और किसका गठन किया गया था। गठन किया गया था तालुका बोर्ड का।
तालुका बोर्ड का। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखो। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा रिपन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ है? आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिका से मुझे याद आ रहा है कुछ डेट्स हैं जो आपको याद करनी चाहिए, जैसे 1687, 1600, मैं गलत लिख रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको, 1687 88 में, 1687 88 में भारत का भारत का पहला नगर निगम ये कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था मद्रास में। ठीक है, हालांकि राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी आप वीडियो पॉज करके लिखते जाइए। 1687-88 में उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी और भारत का पहला नगर निगम इन्होंने ही स्थापित किया था मद्रास में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि नगर पालिका से संबंधित है ना? तो याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ो। 1700 1887 हो गया, 1888 हो गया, 1726 में, 1726 में बम्बई और कलकत्ता, बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किए गए थे। ध्यान दें, नगर निगम स्थापित किए गए। तो ये दोनों याद रखिए आप ईयर्स। मद्रास में सबसे पहला नगर निगम स्थापित किया गया था कब? 1687-88 के दौरान। फिर नगर निगम स्थापित किए गए थे बम्बई और कलकत्ता में। ये कहाँ स्थापित किए गए थे? बम्बई और कलकत्ता में कब स्थापित किए गए थे? 1726 में। ठीक है, इसके बाद 1870 का साल याद रखो। इस वर्ष लॉर्ड मेयो वित्तीय विकेंद्रीकरण वित्तीय विकेंद्रीकरण का एक संकल्प लाया था। ठीक है, ये तीनों जो फैक्चुअल डेटा हैं वो आपको याद रखना है। और इसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही होगा। 1882 से लॉर्ड रिपन का बोलबाला आ गया था, है ना? लॉर्ड रिपन लाया था मैग्ना कार्टा। तो ये सारे के सारे बात आप याद रखो। सबसे पहले मद्रास में नगर पालिका का गठन हुआ, नगर निगम का, 1687-88 में। बम्बई और कलकत्ता में इसके बाद नगर निगमों का स्थापना हुई 1726 में। इसके बाद 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड मेयो ने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आधुनिक नगर पालिकाओं का विकास किस काल में हुआ था? ये सारा का सारा जो मैं लिख रहा हूँ ये ब्रिटिश काल चल रहा है। आंसर हो जाएगा ब्रिटिश काल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 206, इस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में बदल दिया गया था। तो आपको पता होगा 1919 का अधिनियम था और इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसे कहा जाता है। और इसी अधिनियम के तहत जो स्थानीय शासन को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत डाल दिया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी यूपी पीसीएस में भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और अगर आपको यूपी पीसीएस यानी जितने भी अभी तक सवाल पूछे गए हैं पंचायती राज से संबंधित, तो उसका मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डलवा दिया है, आप उसको भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 207, सफलतापूर्वक कार्य के लिए पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है पंचायती राज को? पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। यदि जनता ही साथ नहीं देगी तो फिर केंद्र अपनी स्तर से कुछ भी कर ले, पंचायती राज व्यवस्था सफल होने वाली तो नहीं है। ठीक है, तो जिसकी भी आवश्यकता पड़ती है वो है जनता। जनता का अगर भरपूर सहयोग मिल गया तो फिर पंचायती राज व्यवस्था अपने चरम पर पहुंच सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 208, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। इसका सही उत्तर होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। क्योंकि जब आप पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करते हो तो गांव स्तर पर भी आप जो शासन की शक्तियां हैं वो सौंपना चाहते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है, ये शक्तियों का है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण से कैसा आशय है? विधानमंडल के पास अपनी अलग शक्तियां हैं, संसद के पास अपनी अलग शक्तियां हैं, ग्राम पंचायत के पास अपनी अलग शक्तियां हैं,
तो कहीं ना कहीं एक जो पहले क्या होता था, पहले एक राजा होता था, और यही राजा कार्यपालिका की भी शक्ति निहित रखता था। यही राजा न्याय भी सुनाता था। आपने जो था अकबर अगर मूवी देखी होगी तो फिर हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाए, ये न्याय ही तो देना है। तो राजा के ही पास न्यायपालिका भी थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो ये आज क्या है, राजा के पास जो शक्तियां थी वो सारी बट चुकी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारी की सारी शक्तियां विकेंद्रीकृत हो गई, विकेंद्रीकृत नहीं रही हैं। तो वही पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। विधानमंडल, जितनी भी शक्तियां हैं वो केवल और केवल केंद्र के पास नहीं है, केवल और केवल विधानमंडल के पास नहीं है, बल्कि हाँ, ग्राम पंचायतों को भी शक्तियां दी गई हैं। तो यही है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, शक्तियों का अलग अलग हाथों में बंटवारा हो जाना ही विकेंद्रीकरण है। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया? माँ से आशय है महात्मा गांधी। तो किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 2 अक्टूबर 2019, नहीं 2009 होगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मनरेगा। ठीक है, नरेगा अधिनियम क्या बता सकते हो कब आया था? 23 अगस्त 2005 में ये पास हुआ था, 23 अगस्त 2005 को। और अधिसूचना जारी हुई थी 7 सितंबर 2005 को। ठीक है, और लागू हो गया था ये 2 फरवरी 2006 को। ये सारे के सारे डेट्स मैंने पीछे के वीडियोस में करवा रखी हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है, सारे आप वीडियोस देखते जाइए। मैं हर एक ईयर को या हर एक क्वेश्चन को कई कई बार रिपीट करवा दूंगा, ताकि आपको देखते देखते ही याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, 210। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों में आत्मविश्वास पैदा करना। हो सकता है, आगे देखते हैं, और अच्छा कोई मिल सकता है ऑप्शन। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी हो सकता है। ग्रामीणों के लिए नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, ये भी सही है, हो सकता है। उपर्युक्त सभी, तो ये सही सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल एक याद रखिएगा, 268। ये वाला आर्टिकल 268, इसी में कहा गया है। हाँ, इसी में संघ द्वारा उद्ग्रहित करों की बात की गई है। अच्छा, अब आप एक आर्टिकल अपना याद रखिए, जो संयुक्त प्रांत ग्राम पंचायत अधिनियम है ना 1947, उसका एक धारा याद रखिए, उस अधिनियम की एक धारा याद रखो, धारा 37। ये क्या कहती है? ये कहती है, ग्राम पंचायत कर या शुल्क लगाने की शक्ति, यानी कि आप ऐसे समझो, ग्राम पंचायत कर या शुल्क लगा सकती हैं। इस शक्ति का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इस शक्ति का वर्णन मिलता है धारा 37 में। ये काहे की धारा है? ये है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा है 37। ये धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार रिवाइज किया करो, हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपके जो वीपीओ की परीक्षा होनी है, उसमें एक टॉपिक ही है ग्राम पंचायत को वित्तीय रूप से सशक्त करने के साधन। तो ये जो धारा है, ये ग्राम पंचायत को वित्तीय रूप से सशक्त करती है। तो इस धारा, कुछ ऐसी धाराएं हैं जो आप एक अलग कागज में लिख सकते हो और उनको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि उनकी प्रबल संभावना रहती है आने की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ज्ञान दूत योजना के बारे में क्या सत्य है? ज्ञान दूत योजना के बारे में क्या सत्य है? आइए कथन पढ़ लेते हैं। बेरोजगार शिक्षित युवाओं के सूचनालय को सूचक के रूप में चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना, ये सही है। यह परियोजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, ये भी सही है। ये याद रखिएगा, जो ज्ञानदूत योजना है ये 2000 में शुरू की गई थी। ठीक है, लगभग 6000 नेटवर्क इस नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा, जो ये ज्ञानदूत योजना है। अच्छा, ये जो ज्ञानदूत योजना है, ये दरअसल मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश के सबसे पहले ये धार में शुरू हुई थी, तो इसके सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? उमंग ऐप एक क्या है? उमंग ऐप है एक फास्ट
ट्रैक मोबाइल। तो ये फास्ट ट्रैक मोबाइल है, जो कि फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस है, और इसी के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन ये कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 2008 से। आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। और काहे शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था? ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। ठीक है। 216 नंबर, ग्राम पंचायत में वीएलई का पूरा नाम क्या है? वीएलई, इसका पूरा नाम है विलेज लेबर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। देखो जरा, वीएलई है क्या? वीएलई दरअसल सीएससी में मिलने वाली सेवा है। मिलने वाली सेवा। प्रश्न ये आता है कि सीएससी क्या है? तो आपके जो ग्राम पंचायत अधिकारी का एक टॉपिक है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर में ही एक सेवा दी जाती है, वीएलई। इसका पूरा नाम होता है विलेज लेवल इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और यहां से बन सकता है कि वीएलई को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो याद रखिएगा, वीएलई को रखा जाता है फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। वित्त फाइनेंशियल इंक्लूजन श्रेणी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। फिर से समझो, वीएलई का पूरा नाम क्या है, तो आप यहां से याद रखोगे। वीएलई है क्या है? तो ये एक सेवा है जो कॉमन सर्विस सेंटर के अंतर्गत प्रदान की जाती है। और बाजार वीएलई बाजार करके इसको डिनोट करते हैं। वीएलई बाजार को किसके अंतर्गत रखा जाता है? रखा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचायत सहायक की नियुक्ति के संदर्भ में आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना किसके द्वारा दी जाती है? भाई, आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ये प्रधान ही देगा। ठीक है। ये सारी की सारी सूचनाएं प्रधान के द्वारा दी जाती हैं। आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से कोई कार्य संपादित कराना है, तो इसकी मदद कौन करेगा? मदद करने के लिए कौन होता है? मदद करने के लिए सहायक होता है। तो आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत सहायक कहाँ पर है? ये करेगा। ठीक है। जो भी मदद करेगा कुल मिला के वो सहायक का काम होता है। याद रखिएगा, इस तरह के अगर सवाल आए तो सहायक ही हमारा 99% आंसर सहायक ही को होगा। गांवों के आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं? गांवों का अगर आर्थिक विकास कराना है ना आपको, तो फिर बहुत सारे काम है जो आपको शुरू कराने होंगे। जैसे गांवों में इको टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन घोषित कर दिया जाए उसे, है ना? कुछ ऐसा निर्माण कार्य गांव में किया जाए जिससे आपके आसपास के क्षेत्र वहां पर आए पर्यटन के लिहाज से। तो इसके लिए जैसे अभी आप देख रहे होंगे, एक नया ट्रेंड चल रहा है सेल्फी पॉइंट बना देना। कुछ लोग सेल्फी पॉइंट बना के उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करके वहां चार्ज भी लेते हैं। ठीक है। तो गांवों का आर्थिक विकास किया जा सकता है कुछ ऐसे कदम उठा के। स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं में कौशल दे दिया जाए, ये भी सही है। युवाओं में अगर आप कौशल दे देंगे तो वो अपना रोजगार खुद निकाल लेंगे, और अपने रोजगार जब वो खुद निकालेंगे तो अपने गांव अपने अपने परिवार के लिए कुछ कमाएंगे। और जब परिवार के लिए कमाएंगे तो फिर एक पूरे के पूरे गांव के लिए भी वो एक अच्छा संकेत होगा, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो इसके दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संशोधित रूप को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? संशोधित रूप को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? ये की गई है 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक के लिए। ये 27 है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, यही सही है। ये एकदम से आप रट लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट बढ़ाई गई है। जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए, इसे आगे बढ़ा दिया गया है। कब से कब तक बढ़ाया गया है? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, आरजीएसए से संबंधित आप दो तीन बातें और जानो। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है। जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है,
इस अभियान के तहत केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो यहां से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है राज्यों को कितना वित्तीय सहायता प्रदान करती है, किस रेशियो में? तो रेशियो है 60:40 के अनुपात में। यानी कि 100 रुपया अगर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किसी राज्य को दिया जाएगा तो उसमें 60 रुपया होगा केंद्र सरकार का और 40 रुपया होगा राज्य सरकार का। ठीक है। मतलब किसी गांव में अगर विकास कार्य किया जाना है राज्य ग्राम स्वराज अभियान के तहत, सॉरी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत, तो फिर 60 रुपया केंद्र लगाएगा और 40 रुपया राज्य लगाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे कौन से स्टेट आएंगे? जैसे जम्मू और कश्मीर, या फिर हम कहें पहाड़ी राज्य। इन राज्यों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत अगर कोई काम किया जाना है तो फिर 90 रुपया खर्च करेगा केंद्र सरकार और 10 रुपया खर्च करेगा, हाँ, राज्य सरकार। ठीक है। अब आ जाओ नीचे, यूटी, यूटी से यहाँ से है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में इस योजना के तहत पूरी की पूरी धनराशि जो खर्च की जाएगी वो 100% खर्च की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है। याद रखिएगा, ये धनराशियां याद रखिए आप, कितना किसका रेशियो है और किस क्षेत्र में कितना रेशियो है, याद रखिए। नेक्स्ट देखो, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो राजीव गांधी, अच्छा, ये जो अभी मैंने पीछे लिखा था, मुझे एक बात याद आ रही है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से। मुझे ये बताइए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 221 देखो, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ये किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 2005 में। ठीक है। और इसमें रेशियो क्या था? वित्त का वित्त का रेशियो था 90:10 का, यानी 9:10 कह सकते हो आप। तो आंसर हो जाएगा 2005। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 अक्टूबर 1993 को निम्न में से किस योजना को प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1993 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? योजना थी सुनिश्चित रोजगार योजना। ठीक है। ये शुरू की गई थी और ये लगभग 1778 खंडों में शुरू की गई थी उस समय। ठीक है। और ये 1778 खंडों में शुरू की गई थी सुनिश्चित रोजगार योजना, और आमतौर पे ये पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए थी। तो याद रखिएगा, सुनिश्चित रोजगार योजना ये शुरू की गई थी कब? 2 अक्टूबर 1993 को। ठीक है। ग्राम्य विकास के निम्न में से प्रमुख कार्य कौन से हैं? ग्राम्य विकास के प्रमुख कार्य कौन से हैं? गांव के विकास के प्रमुख कार्य कौन से हैं? प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय संसाधनों का उपयोग करना, बिल्कुल है। सुरक्षा और संवर्धन करना, ये भी है। पर्यावरण संरक्षण करना, ये भी है। और आय सृजन के अवसर तलाशना या आय सृजन के अवसरों की बढ़ोतरी करना या आय सृजन के अवसर उपलब्ध कराना, ये सारे के सारे जो भी लिखे हैं आपके सेंटेंस, ये सभी गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो आंसर सभी हमारा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृत सरोवर मिशन शुरू किया गया था 14 अप्रैल 2022 में। ठीक है। 2022 लिखो भाई, क्या लिख रहे हो? 2022। ठीक है। और इसका लक्ष्य था कि प्रत्येक जिले से 75 जल निकाय जल निकायों का विकास करना। प्रत्येक जिले से 75 जल निकायों का विकास करना, याद रखिएगा। इनकी संख्या भी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, 75। तो चूंकि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे हम, तो इसी वजह से 75 ये संख्या दी गई थी। तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 2022 आंसर हुआ हमारा पहला। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 225। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति को परिभाषित किया गया है? अब देखो, यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं हमारे। भूमि प्रबंधक समिति, भूमि प्रबंधक समिति की अगर पूछे परिभाषा कहाँ है, तो आप बताओगे परिभाषा है धारा 2 का धा में। ठीक है। और भूमि प्रबंधक समिति के बारे में
पूरा का पूरा वर्णन कहाँ पर है कि भूमि प्रबंधक समिति कैसे ऑपरेट करेगी, क्या क्या करेगी। तो इसके बारे में वर्णन है भूमि प्रबंधक समिति के बारे में धारा 28 का खा में। ठीक है, ये दोनों धाराएं आप याद रखिए, ये दोनों धाराएं हाँ भूमि प्रबंधक समिति से संबंधित है। अगर आपसे परिभाषा पूछ ले तो दो का भा होगा। और वैसे भूमि प्रबंधक समिति कहाँ है? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में, अधिनियम 1947 में धारा 28 का खा, ये भूमि प्रबंधक समिति से संबंधित है। आप लोग अगर हमारे शुरू से लेक्चर्स देख रहे होंगे वीपीओ के लिए, तो मुझे एक प्रश्न के का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना, और आशा करता हूँ इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। भूमि प्रबंधक समिति को किसका कार्यकारी कहा जाता है? ठीक है, भूमि प्रबंधक समिति को किस संस्था का कार्यकारी कहा जाता है? मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्लास नंबर 9 है ग्राम पंचायत अधिकारी की। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।